गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है पानी ऊपर से नीचे की ओर। यानी बच्चों हमने इस पाठ के अध्याय के 2 भागों में ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो पानी है उसकी ये प्रकृति होती है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, जिसका उपयोग हमने खेती में भी कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हमने समझ बनाई थी। साथ ही साथ बच्चों हमने पाठ के भाग 3 में ये जानकारी प्राप्त की कि जो पानी है उसकी जो मात्रा है वो कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा होती है। और साथ साथ हमने ये भी समझ बनाई कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके उत्पादन के लिए हमें खेत को पानी से ही भरा रखना होता है, जैसे कि चावल की खेती। जाना था ना हमने कि चावल के खेतों को पानी से ही भरा रखना पड़ता है, यानी उन्हें पानी की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। तो बच्चों आपको याद होगा कि जब हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की थी कि जो सिंचाई के साधन हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ बिजली से चलते हैं, कुछ में पशु श्रम का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद आ रहा होगा हमने चर्चा की थी रहट के बारे में। ये रहट होता क्या है, ये चलता कैसे है, इसके बारे में बच्चों आज के इस भाग में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं कैसे चले रहट, कि ये रहट चलता कैसे है। जानने की इच्छा हो रही है ना सभी की कि बैलों से चलने वाला रहट दिखता कैसे है, कैसे काम करता होगा। हम सब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों हम जानते हैं कैसे चले रहट। देखो बच्चों रहट एक पहिया नुमा संरचना है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। यानी बच्चों जो रहट है, यहाँ हम इसकी इमेज देख पा रहे हैं। इमेज को ध्यान से देखने पर हमें दिख रहा है आधा पहिया, क्योंकि इसका आधा पहिया अंदर जो पानी का स्रोत है उसके अंदर है। यानी एक पहिए नुमा संरचना होगी जिसे कहाँ लगाया जाएगा, उथले हुए कुएं। उथले मतलब जो पानी से भरे हुए होंगे, और जो उथली हुई बावड़ी हैं उन पर लगाया जाता है। अब बच्चों ये तो हुई इसकी संरचना की बात, पहिए नुमा संरचना होगी और इसे कुएं एवं बावड़ी पर लगाया जाता है। और साथ ही साथ देखो इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं, जैसा कि इमेज में हम देख पा रहे हैं। ये है हमारी पहिए नुमा संरचना, और इस पर देख पा रहे हैं हम ये ढेलकी लगी हुई है, इसको ढेलकी बोलते हैं बच्चों। ये पानी के पात्र हैं, ये पानी के अनेक सारे पात्र इस पे एक हिसाब की दूरी पर, एक उचित दूरी पर लगे हुए हैं। तो हमने जाना पहिए नुमा संरचना होगी, इस पे पानी के कई सारे पात्र लगे होंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। जैसे ही पहिए ने टर्न लिया, पानी से जो निचले वाले पात्र हैं वो भरेंगे, और फिर क्या होगा, बाहर आकर के पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे की ओर मुड़ते हैं, यानी जब वो उल्टे होंगे तो क्या होगा कि पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। कुएं की मुंडेर बच्चों आपने कुएं देखे होंगे, उनके पास में एक खेली नुमा आकृति बनाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं एक चौकोर सी आकृति होती है जिसमें ये जो ढेलकी का या जो रहट का पानी है वो गिरता रहेगा, और वो खेली जो भी मतलब मुंडेर है वो भरती रहेगी। अब मुंडेर पे पानी पहुंच चुका है कुएं का, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये रहा रहट, इसको चलाया जा रहा है ना रहट को। देखो ये रहट को इस पहिए नुमा संरचना से जोड़ करके ये रहट चलाया जा रहा है, और रहट की ढेलकी का पानी मुंडेर पे गिर रहा है, और यहाँ से देखो नालियों से होता हुआ ये पानी पूरे खेत में जा रहा है। और फिर बच्चों ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसे चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम इमेज में देख रहे हैं कि 2 बैल रहट को चलाते हुए। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं रहट सिंचाई का वो साधन है जिसमें हम पशु श्रम का उपयोग करते हैं। और साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि बैलों के चलने के मध्य स्थान पर हम गन्ने की मशीन लगा दें तो क्या होगा। हमने सोचा ना कि अगर हम ऐसा करें कि देखो यहाँ पे जैसे ये बैल चल रहे हैं, ये रहट का चक्का है, ये रहट है, अगर हमने यहाँ पर बीच में एक गन्ने की मशीन लगा दी ये वाली, तो क्या होगा बच्चों, तो गन्ने का रस निकाला जा सकता है। और अगर हमने ये तेल निकालने वाली घानी लगा दी, इसको घानी कहते हैं बच्चों, तो घानी लगाने पर
तेल निकाला जा सकता है। यानी बच्चों हम एक ही तरीके से एक ही काम करते हुए दो काम कर पा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। यानी तरीका एक और उसमें काम कितने हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। कैसे? जब हमने गन्ने की मशीन लगाई तो रहट तो चलेगा ही, यानी खेतों को पानी तो पहुंचेगा ही, और साथ ही साथ गन्ने का जूस भी हम निकाल सकते हैं। और अगर हमने घानी लगा दी तो हम खेतों में पानी तो जाएगा, रहट चल रहा है ना, और अगर घानी लगा देंगे तो हम उससे तेल भी निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक पंथ दो काज कर लिए हमने। आगे देखो बच्चों, विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। आजकल बच्चों सिंचाई के नए नए साधन आ गए, जैसे नलकूपों द्वारा विद्युत मोटरों का उपयोग करके सिंचाई की जाती है। इसी कारण से जो बैलों का उपयोग है वो धीरे धीरे रहटों में कम होने लग गया। और वर्तमान में बच्चों कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चला करके विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं डायनेमो की इमेज। बच्चों ये भी घूमने की क्रिया पर ही काम करता है, और इसका प्रयोग करके बैलों का उपयोग करते हुए कुछ लोग विद्युत उत्पादन करने का छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं। परंतु ये इतना आसान थोड़ी है, इसके लिए अभी हमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। यानी कि हमें और ज़्यादा इसमें खोजबीन जानकारियाँ प्राप्त करनी होंगी, और भी तकनीकी को विकसित किया जाना होगा। हालांकि ये है कि डायनेमो का उपयोग करके बैलों के द्वारा लोग विद्युत उत्पादन छोटे छोटे प्रयोग कर पा रहे हैं, छोटे छोटे विद्युत यंत्रों को चला पा रहे हैं। परंतु अगर हमें इसका काफ़ी उपयोग लेना है, अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन करनी है, तो हमें और अधिक शोध की आवश्यकता होगी, जिसकी जानकारियाँ हम उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, आपने देखा ना आज के इस अध्याय से हमने कितनी सारी समझ बनाई और कितनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि जो रहट है वो बैलों के द्वारा चलाया जाता है। और बच्चों ये जो रहट है ये कुएं व बावड़ियों के पानी का उपयोग खेती में करने के लिए चलाया जाता है। और हमने जाना एक पंथ दो काज के बारे में, जाना था ना, चाहे गन्ने की मशीन लगा दो या फिर घानी लगा दो, पानी के साथ साथ हम गन्ने का जूस भी निकाल सकते हैं और तेल भी निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि आज के पूरे अध्याय से अब तक हमने क्या क्या जाना है। तो हमने सीखा में देखो, पानी ढलान की ओर बहता है। यानी पानी का ये गुण है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। साथ ही साथ हमने ये जाना कि अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो या भूमिगत जल हो। इन सबको अगर सिंचाई के लिए हमें उपयोग में लेना है तो हमें अलग अलग साधनों का उपयोग करना पड़ता है, चाहे नलकूपों के द्वारा, मोटर पंपों के द्वारा या फिर रहट चला करके इस पानी का उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। तो देखा ना आपने, आज के अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, अब समय है कि हमने क्या जाना क्या समझा उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए में। देखो बच्चों, हमसे पूछा है पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पानी की इस विशेषता का आप किस तरह उपयोग कर सकते हैं। यानी हमने ये जानकारी प्राप्त की कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो पानी की जो ये विशेषता है इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम सिंचाई में, विद्युत बनाने, घर का अपशिष्ट जल बाहर निकालने। कैसे? अगर घर में अपशिष्ट जल है, अगर जल में ये विशेषता है कि बहने की विशेषता है, तो ही वो बाहर निकलेगा, नहीं तो वो वहीं की वहीं रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंचाई में, विद्युत बनाने में, घर का अपशिष्ट जल बाहर निकालने में, और पानी की टंकी से पाइप द्वारा पेयजल को घरों तक पहुंचाने में हम पानी के ऊपर से नीचे की ओर बहने की विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। यानी ये सब वो उपयोग हैं जिनमें हम पानी के इस गुण का उपयोग करते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कुएं से पानी कैसे कैसे निकाला जाता है। यानी बच्चों, कुएं से पानी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पानी इतनी गहराई में होता है, और हमने ये भी जाना था कि कुओं तक पानी तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की कोई सीढ़ियाँ नहीं होती। तो कुएं के पानी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। कुएं से पानी बाल्टी द्वारा, रस्सी द्वारा हाथ से खींच करके निकाल सकते हैं ना, या फिर घिरनी की सहायता से। घिरनी मतलब बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो छोटी सी बालिका को जिसने बाल्टी और रस्सी का उपयोग तो किया है,
परंतु बीच में इसने घिरनी का उपयोग भी किया है। ये एक चक्करनुमा आकृति होती है जिससे पानी को खींचना बहुत आसान हो जाता है। एक तो हम सीधा खींच रहे हैं, कितना ताकत कितना बल लगाना पड़ेगा। एक घिरनी की सहायता से जब खींचेंगे तो ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। तो हमने जाना कि कुएं से पानी बाल्टी तथा रस्सी की सहायता से हाथ से खींच करके निकाल सकते हैं या फिर घिरनी की सहायता से खींच करके निकाल सकते हैं। और हमने जाना था रहट के द्वारा भी हम पानी को निकाल सकते हैं, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि मोटर पंप की सहायता से भी इस पानी को निकाला जा सकता है। यानी मोटर पंप की सहायता से भी हम ये पानी बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। मतलब हमने ये जाना था कि जो उथले कुएं होते हैं या उथली बावड़ियाँ होती हैं उनमें हम रहट लगा करके पानी को बाहर निकाल पाते हैं, परंतु अगर कुएं का जल स्तर नीचे चला जाएगा तो पानी कैसे निकाला जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर गया है तो रहट को पानी के स्तर के बराबर ला करके पानी निकाला जा सकता है। यानी रहट को थोड़ा नीचे की ओर डालना पड़ेगा, उसको पानी के स्तर के बराबर रखना पड़ेगा, तभी पानी निकल पाएगा, अन्यथा पानी को नहीं निकाला जा सकता क्योंकि पानी तो गहराई में चला गया। अब कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, जो रहट है उसको पानी के स्तर के बराबर लाना होगा, तभी पानी निकल पाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे प्रश्नों को हल किया है। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। यानी बच्चों इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो सिंचाई के साधन हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हम कितनी आसानी से लिख सकते हैं, चाहे नलकूप, मोटर और पाइप, रहट, फंवारे, कुएं, बावड़ी, नहर तथा तालाब, ये सब वो साधन हैं जिनके द्वारा हम सिंचाई का कार्य करते हैं, या ये साधन हमारे सिंचाई के कार्य के साधन हैं। कौन कौन से, नलकूप, मोटर और पाइप, रहट, फंवारे, कुएं, बावड़ियाँ, नहरें और तालाब, ये सभी सिंचाई के साधन हैं। तो देखा बच्चों, आपने अध्याय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए हमने कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। तो चलो बच्चों, अब समय है यह जानने का कि आज के इस अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो देखो बच्चों, हमारी शिक्षा है जल ही जीवन है। यानी बच्चों जो जल है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो देखा प्यारे बच्चों, इस जल और जल की महत्ता के बारे में हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।